एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे पीएनएसटी सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है जो रद्द हुई है उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे और आगे क्या क्या संभावना है और इसमें क्या क्या सॉल्यूशंस है मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। और जो स्टूडेंट फ्यूचर में एग्जामिनेशन देंगे पीएनएसटी की उनके लिए भी ये जो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बाद हम एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे 2022 के एग्जामिनेशन के लेकर के। तो जितने भी पीएनएसटी एस्पिरेंट है इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से जुड़ने की कोशिश करिए और वो कैंपेन होगा 2022 के एग्जामिनेशन की डेट आउट करवाने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होने जा रही है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये काउंसलिंग जो हुई सेकेंड राउंड की वो रद्द क्यों की गई और उसके पीछे के क्या क्या बैकग्राउंड थे और कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, सारी चीज़ें समझाऊंगा और सॉल्यूशंस कहाँ तक के निकल सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आप एक पीएनएसटी एस्पिरेंट है तो मैं आपको बता दूं हमारी फिजिक्स की लाइव क्लास 249 की चल रही है और फ्यूचर में एग्जामिनेशन के लिए 199 का जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी उसमें भी अप्रूवल स्टार्ट है। दोनों चीज़ों की जानकारी के लिए आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो उसके लिए हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। डीएचएस ने सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, डीएचएस ने इस साल 570 सीट के लिए काउंसलिंग ओपन की थी। ठीक है भी, डीएचएस ने मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस ने 570 सीट के लिए काउंसलिंग ओपन किया। उसके बाद हुआ ये कि उसका पहला राउंड हुआ, 425 सीट पर काउंसलिंग हुई। 425 सीट पर काउंसलिंग मतलब अलॉटमेंट लेटर आया और अलॉटमेंट लेटर आने के बाद 425 लड़कियों ने या 425 स्टूडेंट ने डिफरेंट सेंटर्स में ज्वाइन किया। उसके बाद 145 सीट खाली रहेगी। 145 सीट पर फिर सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट लेटर आया और सेकेंड राउंड में जब अलॉटमेंट लेटर आया तो ये लगभग 24-25 दिसंबर के आसपास सभी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेकर के ज्वाइन कर लिए डिफरेंट सेंटर में जहां पर उनको अलॉट हुआ। देन उसके बाद फिर क्या हुआ कि 20 जनवरी 2022 को हुआ ये कि जो सेकेंड राउंड का जो 145 सीट का जो अलॉटमेंट लेटर आया था वो पूरी तरह से रद्द कर दिया गया और इसका जो लेटर है जो संबंधी जो कॉलेजेस होते हैं उनको उनके ईमेल के माध्यम से दिया गया, न कि पब्लिकली बताया गया। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब ये एमपी ऑनलाइन पर नहीं आया डायरेक्टली या ये डीएचएस पर पब्लिकली नहीं आया या एमपी ऑनलाइन पर इसका पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं आया। जो नोटिफिकेशन पीडीएफ के फॉर्मेट में आया वो संबंधित कॉलेज के ईमेल में गया और ईमेल जो भी संबंधित प्रिंसिपल वगैरह को गया था उनके माध्यम से स्टूडेंट्स को ये जानकारी मिली। तो उसके बाद ये पूरा का पूरा जो बवाल स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए और जितने स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट में थे वो हमेशा ये अभी भी पूछ रहे हैं कि सर इसका क्या सॉल्यूशन है। तो देखिए पहली चीज़ ये हुआ क्या है, गलतियाँ कहाँ पर हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। डीएचएस हमारा एक विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस एक विभाग है। इसमें खाली पदों की जो भी जानकारियाँ होगी, इसमें खाली पदों की या पोस्ट की कोई भी जानकारी होगी या इससे संबंधित किसी भी एग्जामिनेशन की जानकारी होगी वो आपको मिलेगी पीईबी के वेबसाइट पर। मतलब एक विभाग की जो वैकेंसीज होगी वो मिलेगी आपको पीईबी की वेबसाइट पर। पीईबी का जो काम होगा वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना, पीईबी का जो काम होगा एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना और भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से संचालित करना होता है। और एमपी ऑनलाइन क्या काम करेगी, एमपी ऑनलाइन काम करती है फॉर्म भरने का, इसके अलावा रिजल्ट शो करने का काम करेगी, इसके अलावा मेरिट दिखाएगा, इसके अलावा जो काउंसलिंग के जो अलॉटमेंट लेटर आते हैं वो करेगा। इसका मतलब ये है कि जो एमपी ऑनलाइन का काम है, एमपी ऑनलाइन का काम ये है कि पीईबी के और डीएचएस का जो इंस्ट्रक्शन होगा वो पीईबी फॉलो करेगा, जो कि एक तरह से प्रकाशन का काम करता है। ठीक है भी, और एमपी ऑनलाइन काम करेगा उसका डिजिटल मैनेजमेंट मतलब फॉर्म भरना है, इसके अलावा रिजल्ट शो करना है, मेरिट दिखाना है, इसके अलावा आपका अलॉटमेंट लेटर जारी करना है, चॉइस फिलिंग कराना है, काउंसलिंग कराना है, ये आता है एमपी ऑनलाइन के अंडर में। ठीक है भी, तो डीएचएस ने जो रूल बनाए हैं काउंसलिंग को लेकर के, मैं सेकंड राउंड की बात कर रहा हूं अब क्योंकि हम सेकंड राउंड पर ही हमारा टारगेट है, फर्स्ट राउंड का तो कोई इश्यू था ही नहीं। डीएचएस ने काउंसलिंग का जो रूल बनाया है सेकंड राउंड के लिए, उसमें काउंसलिंग के रूल में नंबर 10 पर मतलब 10 नंबर के पॉइंट पर यह बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि पहले राउंड की काउंसलिंग होने के बाद जो स्टूडेंट अगर ज्वाइन नहीं करते तो बची हुई जो सीटें होंगी जो कि दूसरे राउंड के लिए अलॉट होंगी उसमें किसी भी प्रकार का
रिजर्वेशन वाला मैटर नहीं होगा, सभी खाली सीटों को हम यूआर में कन्वर्ट कर देंगे। और यूआर की जो सीट होगी, चाहे उसमें ओबीसी के कैंडिडेट हो, चाहे यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, वो रैंक वाइज या नंबर वाइज योग्यता के अनुसार सीट काटते चले जाएंगे 145 सीट। अब यहाँ पर हुआ ये कि जब पहले राउंड की जब काउंसलिंग हुई थी तो लगभग 64 नंबर के आसपास या 63 नंबर के आसपास तक के अपनी कैटेगरी में एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो सीट काट चुके थे। लेकिन हुआ ये कि ये जो 145 सीट जो खाली रह गई थी, जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाए, और ज्वाइन नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, उसके पीछे का कारण ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट डीएमई में बैठे बैठे इसकी काउंसलिंग में भाग ले चुके थे। अब इस वजह से हुआ कि 145 सीट जो खाली रही उसमें कुछ कुछ सेंटर पर एसटी एससी की एक दो सीट खाली रह गई, कुछ सेंटर पर एक दो, अब ये संख्या हो सकता है थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, एसटी एससी की एक एक दो दो सीट खाली रह गई। अब एसटी एससी की जो एक एक दो दो सीट खाली रहेगी तो वो हो सकता है 20 25 30 40 भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि डीएचएस ने एमपी ऑनलाइन को ये इंस्ट्रक्शन देकर के रखा था पहले से, और ये ऑलरेडी मेंशन है, आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है, और ये ऑलरेडी ऑफिशियली जो है ये नियमावली है, 10वें नंबर के पॉइंट को आप रीड कर लीजिए। उसमें डीएचएस ने साफ साफ लिखा है एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कि ये जो है सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग होगी तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में रिजर्वेशन वाला मैटर फॉलो नहीं होगा, उसमें योग्यता देखी जाएगी और ऊपर से एक तरह से मेरिट चेक की जाएगी। सेकेंड राउंड में अगर स्टूडेंट जो भी हो गए तो सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट था वो पूरी तरह से एक रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। अब जब ये रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो गया, जो कि एमपी ऑनलाइन ने अपने जो भी उनके पास में डिजिटल जो डेटा रहे होंगे सेकेंड राउंड के लिए उन्होंने अलॉट कर दिया, और लगभग दिसंबर में 20 दिसंबर के आसपास या जो भी दिसंबर के लास्ट में ये काउंसलिंग 24 दिसंबर के आसपास कंप्लीट होकर के स्टूडेंट लोगों ने ज्वाइन कर ली। अब ज्वाइन कर ली तो स्टूडेंट लोगों ने लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली 20 जनवरी 2022 तक, और 20 जनवरी को लगभग शाम के 4 बजे तक ये ऑफिशियल लेटर आ जाता है कि आपकी काउंसलिंग रद्द की जाती है, क्योंकि रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं किया गया है। और रोस्टर प्रणाली ये कहती है कि जितना जिस कैटेगरी का रिजर्वेशन मैटर फंसा हुआ था उतनी उस कैटेगरी को सीट जानी चाहिए थी। तो डीएचएस की सबसे बड़ी गलती यही हुई कि सबसे बड़ी गलती यहाँ पर डीएचएस की निकल करके आ रही है। आपको या तो अपनी टोटल रोस्टर की सीट को फिलअप करना चाहिए था कैटेगरी के अनुसार, या फिर अगर मान लीजिए अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो जो आपने सेकेंड राउंड के लिए जो आपने जो एलिजिबल रूल बनाया था कि फर्स्ट राउंड होने के बाद जितनी भी सीट खाली रह जाएगी सेकेंड राउंड में, उसमें आप सीधे सीधे सभी सीट को यूआर में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि आपने लिखा हुआ है। और यूआर में सीट कन्वर्ट करने के बाद उसमें कोई भी कैंडिडेट जो छूट गया है, जो कि ओबीसी से भी हो सकता है, यूआर मतलब जनरल कैटेगरी से भी हो सकता है, ईडब्ल्यूएस से भी हो सकता है, एससी से भी हो सकता है, एसटी से भी हो सकता है, वो कोई भी कैंडिडेट अपने नंबर के अकॉर्डिंग सीट काट सकता है। और एमपी ऑनलाइन ने वही किया था। एमपी ऑनलाइन ने अपने तरफ से कुछ भी गलती नहीं किया, गलती तो डीएचएस के उस रूल रेगुलेशन में है कि हम सेकेंड राउंड में रोस्टर प्रणाली को फॉलो नहीं करेंगे, या मतलब जितनी जिस कैटेगरी में रिजर्व्ड सीट है उस नियम का पालन हम नहीं करेंगे। फर्स्ट राउंड में जितना होगा उतना कर दिया जाएगा, लेकिन सेकेंड राउंड में केवल सारी सीटें यूआर में कन्वर्ट कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच में हुआ ये कि 145 सीट में कुछ सेंटर पर एक एक दो दो एसटी एससी की सीट खाली रहने की वजह से यहाँ पर रोस्टर प्रणाली लागू नहीं हुई करके हो सकता है किसी ने यहाँ पर कोई याचिका वगैरह लगाए हैं, और रोस्टर को फॉलो करने के चक्कर में डीएचएस अपने ही रूल में गलत साबित हो गया। और डीएचएस का जो रूल था कि सेकेंड राउंड में यूआर की जो सीट थी उसके अकॉर्डिंग जो चॉइस फिलिंग हो चुकी है, अलॉटमेंट लेटर हो चुका है, लड़कियां ज्वाइन करके ट्रेनिंग हो गई, उन्हीं को रद्द कर दिया गया। तो डीएचएस से यहाँ पर दो गलतियां हुई है। एक पहली चीज कि सेकेंड राउंड में रोस्टर को फॉलो करवाना चाहिए था। अगर वो सेकेंड राउंड में रोस्टर को फॉलो करवाते तो होता ये कि वो जो 145 सीट में जो भी एसटी एससी की कुछ जो सीट बची रही गई होती उनके कट ऑफ और नीचे उतर जाते, और भी जो लड़कियां होती वो उनको सीट मिल जाती, और 145 में से हो सकता है कि 30-35 स्टूडेंट एसटी एससी कैटेगरी की होंगी जो कि जाकर के ज्वाइन कर चुकी होती, और जो बाकी जो बचे हुए जो 145 स्टूडेंट जो हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 145 जो स्टूडेंट हैं उसमें से क्या होगा, लगभग ये मान के चलिए कि 110 जो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी 110 स्टूडेंट जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं।
हालांकि जिनकी काउंसलिंग रद्द हो चुकी है तो वो 145 में से लगभग 110 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट के आसपास तो पुराने वाले ही रिटर्न आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि खाली सीटें एसटी एससी की उतनी ज़्यादा है नहीं, खाली सीटें एसटी एससी की उतनी ज़्यादा है नहीं, तो लगभग ये मान के चलिए कि 100 सीट के आसपास के जो स्टूडेंट है वो तो रिटर्न आ जाएंगे। अब खाली सीट अगर मान लीजिए ज़्यादा नहीं है तो ये मान के चलिए कि बाद के लगभग 30, 40, 45 जो स्टूडेंट ओबीसी, यूआर या ईडब्ल्यूएस जिन्होंने भी इसमें सीट काटी है वो लोग बाहर हो सकते हैं। अब अगर सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर, ऐसा भी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए है। 145 सीट में से पुराने जो 145 में से लगभग 110 या 100 स्टूडेंट तो रिटर्न हो जाएंगे। मतलब रिटर्न का मतलब वो कॉलेज में बने रहेंगे, उनका अलॉटमेंट लेटर फिर से अलॉटमेंट लेटर में नाम आ जाएगा। लेकिन जो 45 जो नए जो एसटी एससी के जो स्टूडेंट आएंगे 30, 35 या 40, उस वजह से ये 30 से 40, 45 स्टूडेंट को बाहर होना पड़ सकता है। जितने एंट्री होंगे रोस्टर के नियम से ये उतने ही बाहर हो जाएंगे इस वाले पर्टिकुलर 145 में से। अब वो कितने होते हैं देखने वाली बात है। लेकिन फिर सबसे बड़ी बात यह आती है कि जैसे आपने नियमावली बनाए थे, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं कर रहे हो, भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दे रहे हो, तो ये तो आप अपने ही नियम में फंस रहे हो। दूसरे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट अपना कॉलेज छोड़ कर के आए हैं, जिन्होंने अपने कॉलेज से टीसी निकाल लिए, अलग अलग कॉलेजेस में आप कोई बीएससी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, उसके बाद एमएससी कर रहे होते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनका ये कहना है कि हमने बीच में छोड़ करके इस कोर्स को ज्वाइन किया, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, हमारी क्या गलती थी। तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा ओपिनियन निकल करके ये आ रहा है कि जो स्टूडेंट बाहर होंगे उनका क्या, उनके साथ तो आपने गलती कर दी, उनका आपने उधर 1 साल बर्बाद कर दिया, ऊपर से जो स्टूडेंट वहाँ पर बात करने जा रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तीसरी चीज़, जो सीएम हेल्पलाइन हमारा होता है उस पर खुद कई सारे स्टूडेंट ने कॉल किया है, कॉल को होल्ड करके रख दिया जाता है, या ये बोल दिया जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम आपकी शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएनएसटी 2022 की, मैं आपको बता दूं ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर बातें सुनी जाए, इसलिए तैयार हो जाइए। 2022 की एग्जामिनेशन की डेट के लिए आपको लगातार अब प्रयास करना पड़ेगा। कॉल करिए, एग्जामिनेशन की डेट के बारे में बात कैसे करनी है, इसके लिए भी हम एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे सभी स्टूडेंट के साथ में। तो मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि ये कैंपेन में शामिल होने की कोशिश करिए। 2 मुद्दे होंगे, पीएनएसटी के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में 2 मुद्दे हम लोग रखेंगे स्टूडेंट के साथ में, और इसमें आपको साथ देना है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, आगे क्या होगा, स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आगे क्या होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 30 से 40, 45 जो स्टूडेंट होंगे उनको हो सकता है कि उनको बाहर जाना पड़े। अब उन्हीं के साथ में प्रॉब्लम आएगी, पूरे के पूरे बाहर नहीं जाएंगे, बाहर तो केवल कुछ लिमिटेड ही स्टूडेंट जाएंगे, जितने उधर की सीट खाली होंगी रोस्टर से तो यहाँ पर उतने ही लोग बाहर होंगे। तो मैं आपको बता दूं आगे क्या होगा। तो अब ऐसे जो स्टूडेंट हैं, मैं तो बोलूँगा कि भाई जो ऐसा जैसा अलॉटमेंट लेटर आया है उसमें डीएचएस की 2 गलतियाँ हुई हैं। आपने रोस्टर को फॉलो नहीं किया, आपने कैटेगरी की सीट को सही अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया, फिर उसके बाद जो आपने जो नियमावली दी है उस पर आप कायम नहीं रहे, आप नियमावली से पलट गए। तो आपने 2 गलतियां करी, एक तो आपने रोस्टर प्रणाली को फॉलो नहीं किया, तो आपने कैटेगरी की सीट का नुकसान किया। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब आपने सेकंड राउंड में बची हुई सीट को यूआर में कन्वर्ट करने का वादा किया तो फिर आपने इस काउंसलिंग प्रोसेस को रद्द करके खुद 2 बार गलतियां कर ली, और दूसरी बार गलती करने के बाद भी आप इस गलती को मानने को तैयार नहीं। इसका मतलब है कि आप स्टूडेंट के हित में बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस समय डीएचएस के प्रति जो है स्टूडेंट में एक तरह से संदेह, या एक तरह से मान के चलिए कि एक तरह से डाउट क्रिएट हो गया। इसलिए स्टूडेंट ये चाहते हैं कि पीएनएसटी का एग्जामिनेशन इस साल कब होगा। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो पैनिक होते चले जा रहे हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये आ रहा है कि कहीं ये आगे जाकर के नीट में कन्वर्ट न कर दे एग्जामिनेशन को। ऐसी कई सारी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है। तो मैं आपको बता दूं 145 सीट का ये पूरा का पूरा जो गेम है, ये पूरा का पूरा नियमावली में फंसा हुआ है, पूरी तरह से नियमावली में फंसा हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट क्लेम करना चाहता है कि अगर आपको बाहर कर दिया जाए, क्लेम करना चाहता है, तो वो नियमावली के बेसिस पर क्लेम कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट बाहर होते हैं 145 सीट में से, अगर कोई स्टूडेंट बाहर होते हैं और इसके बाद भी अगर आप क्लेम करना चाहते हैं कि आप इस सीट पर बने रहे, इसका अगर आप मान लीजिए विरोध करना चाहते, क्लेम करना चाहते, कोई ऑफिशियली या डॉक्यूमेंट तरीके से क्लेम करना चाहते हैं, तो आपने जो काउंसलिंग कराए थे उसमें रूल बुक के अंदर, रूल बुक का मतलब काउंसलिंग वाली रूल बुक, वो जाकर टेलीग्राम से ले लीजिए, उसमें 10वें नंबर के पॉइंट को आधार बना करके आप क्लेम कर सकते हैं। मतलब आपके लिए लड़ने के लिए सबसे अच्छा जो हथियार है वो यही होगा
कि आप क्लेम कर सकते हैं, और आप अगर क्लेम करते हैं तो उसमें 10वें नंबर के पॉइंट को आधार बना करके बात करिए। मेरा ऐसा मानना है कि वही एकमात्र पॉइंट है जिसकी वजह से डीएचएस को पीछे हटना पड़ सकता है। तो ये इस पूरी वीडियो का एक तरह से मैंने आपको जानकारी दिया कि पहली बार रोस्टर को फॉलो नहीं किया, उसके लिए आपने नियम बना दिया। अब जब आपने नियम बना दिया तो उसी नियम के विरुद्ध आप काम कर रहे हो। तो जो स्टूडेंट बाहर होंगे, आप सीधे सीधे आप चले जाइए नियमावली पर, और नियमावली का सहारा लेकर के जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लड़ सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलूंगा पीएनएसटी के एग्जामिनेशन के कैंपेन को लेकर के। तब तक मैं चाहूँगा कि सभी जो स्टूडेंट हैं जुड़ जाएं, और पीएनएसटी के एग्जामिनेशन से रिलेटेड 2 मुख्य बातों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ना है, सभी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है। अदरवाइज़ ये मान करके चलिए, अदरवाइज़ अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी एग्जामिनेशन कब होगी, कौन सी सिचुएशन में होगी, क्या पैटर्न होगा, नीट के थ्रो ना हो जाए, अचानक जानकारी ना आ जाए, और कितने देर बाद होगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आराम से बैठे भी रह सकते हैं और बस कुछ नहीं है, कोचिंग वालों की जेब भरते रहिए। अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो थोड़ा सा आपको कैंपेन में ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज कोचिंग वाले आपसे पहला बैच, क्रैश कोर्स, रेगुलर कोर्स, कैप्सूल कोर्स, फिर क्रैश कोर्स, फिर कई प्रकार की बैचेस, और आप उनके जेब में पैसा भरते रहेंगे। एग्जामिनेशन समय पर होगी नहीं, कोचिंग स्टार्ट होते रहेगी, आप बेवजह कुछ भी विदाउट टारगेट पढ़ते रहेंगे, आप मोटिवेट डिमोटिवेट ये सिचुएशन से गुजरते जाएंगे, और एग्जामिनेशन का कोई ठिकाना होगा नहीं। जब तक आप माहौल बनाएंगे नहीं, जब तक कि आवाज़ उठाएंगे नहीं, तब तक एग्जामिनेशन की सही डेट नहीं आएंगी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इसलिए अब आपको अपनी तरफ से कोशिश करने की ज़रूरत है।